ग्रहण करेगा। जब दूसरे दिन हुआ तो वो भिक्षु के साथ भगवान अपना यहाँ पर गए और उसी वक्त सुदत्त सेठ जो यहाँ का व्यापारी था, जिसका राजगीर में ससुराल था, उन्हीं के यहाँ, तो वो उसी वक्त पहुँच गया था। तो सब तमाशा उनका देखा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो राजा बिंबिसार ने भगवान भिक्षु संघ को भोजन करवाया और जिसके साथ उनके उपासक उपासिका थे सभी लोग खाना पानी खा करके और उनको दान दक्षिणा दे करके विदा किया। वो अपनी बेड़ू बन गई। और सुदत्त सेठ के दिमाग में ये नहीं आया कि इतना वो लोग हैं, इसमें कौन सा मतलब बौद्ध भिक्षु भगवान तथागत, उनके समझ में नहीं आया। तो रात का समय जब हुआ तो उनके उलझन पड़ी। रात में जब उन्होंने लगभग वही, जब सुबह हम लोग जब बिहार के लोग, शहर के लोग निकलते हैं घूमने के लिए, तो मेन गेट से नहीं, पीछे वाले गेट से जा करके बोले कि अरे भाई, आप लोग तो हमको जानते ही हैं और गेट खोलो, चला हम कहीं घूम टहल लोग घूमने। भाई सभी जानते हैं कि राजा बिंबिसार के ये बहनों ही हैं। तो सभी लोगों ने उनको खोल दिया गया और वो अंदर प्रवेश हो गए। अंदर प्रवेश हो करके और चलते चलते जाकर के बेड़ू बनने को रात निहारी थी। कुछ समय के बाद में उन्होंने जाकर के भगवान के पास करके, तो मतलब रात ही था थोड़ा बहुत 4-5 बजे, तो उन्होंने ये इसके नीचे भगवान अपना ध्यान करके अपना भगवान में बैठे हुए थे और ये उसी ट्रेन के ओर से जाकर के चुप करके भगवान हमको देखा नहीं। और भगवान तो उनकी वायु गति थी, उनको क्या नहीं मालूम था। तो तब तक उनको ये हुआ तब काल में कि आपकी परीक्षा लेने के लिए शरावती से सुदत्त सेठ आया है, तो आप परिचय दीजिए। तब तक उनका आँख खुला और बोले, अरे शरावती के तुम महान सेठ सुदत्त, तुम पीछे क्यों खड़े हो? अरे सामने आओ तो शरावती के विषय में हमारा तुम्हारा कुछ हाल चाल हो। अब ये चर्चा गए, भाई अनजान आदमी, हम आपको नहीं पहचानते कि बाबू जी कहाँ से आए हैं, क्या नाम है क्या नहीं है, हमको क्या मालूम। तो उन्होंने प्रणाम किया और बोले भगवान हमसे बहुत बोले कुछ नहीं। अरे सुदत्त, तुम तो शरावती के बहुत महान सेठ हो, तुम्हारे अनेकों कारखाना चल रहे हैं, अनेकों नौकर चाकर काम कर रहे, रोजी रोटी चल रही है। जैसे आसमान से बूंद बूंद पानी गिरता है और पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, नदी नाला सब उबाल देता है, उबाल फेंक देते हैं। कहा यही भगवान है, अब तो हमारे समझ में कहा। तो भगवान लोग बातचीत होने के बाद में कहा, भगवान मैं आपको न्योता दे हमारे शरावती, हमको तो वहाँ का राजा प्रसन्न जी ने बहुत दिया, लेकिन शरावती में हम लेकिन सुदत्त सेठ एक बात याद रखो, हम आपका न्योता मंजूर करते हैं, मैं शरावती जरूर जाऊँगा, लेकिन ऐसा जगह खोज देना मेरे लिए कि जैसे हम पूजा करने लगे तो गांव नज़दीक होगा तो बच्चे झगड़ा लड़ाई करेंगे, हल्ला गुल्ला मचाएंगे, तो पूजा में कुछ और मार्केट बहुत दूरी न हो, गांव ज़्यादा नज़दीक हो, मार्केट ज़्यादा दूर हो। जो हमारे साथ में बूढ़े बुजुर्ग या वो हैं, जैसे किसी का तबीयत खराब हो गया तो दवा लाना पड़ गया, या साग सब्जी कुछ भी हमें कम हो गया तो उनको लाना में दिक्कत नहीं, ठीक है भगवान ऐसा ही होगा। तो बोले पहले नंबर तो ये बगीचा वो देख लेना जो राजा प्रसन्नजीत के बेटे का नाम से जो जेठ कुमार है, जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं खड़े हैं, जहाँ तक हो सकेगा उसमें से हम लोगों को रहने के लिए ठहरने के लिए सुबह को भगवान ने बता दिया। तो वहाँ से फिर उनसे विदा होकर के चल दिए। चलने के बाद में घूम टहले चारे तरफ में, लेकिन जगह नजर उनको कहीं पसंद नहीं आया। यही एक बगीचा नजर आया कि राजा अगर कितना भी कीमत मांगेगा तब उसका मैं दूना देने को तैयार हूँ, लेकिन बगीचा एक जरूर है। ये सुदत्त सेठ ने प्रण किया कि राजा कितने ही कीमत मांगेगा, दूना तिगुना 4 गुना, तो मैं बगीचा हूँ। आया तो यहाँ घूम टहल कर 2-3 दिन के बाद में इसी बगीचे में राजा प्रसन्नजीत का लड़का जेठ कुमार घूम रहा। तो
एक वजीर से पूछा नौकर से कि ये बताओ कि राजा इस वक्त यहाँ मिलेंगे? बोले काम बताओ। बोले राजा को मेरा थोड़ा काम था, ये मिलना चाहता हूं। तो बोले तो राजा का लड़का तो है, ये भी तो राजा है। अरे न रहने पर तो संपत्ति नहीं की तो होगी, कर लीजिए। तो जा करके लड़के को प्रणाम किया और लड़के ने कहा सुबह सुबह आना हुआ, क्या हाल चाल है? बोले हम आप राजन से मिलना चाहते थे तो आप मिल गए, तो आपको थोड़ा काम है, बोले हमारे लायक होगा मैं वो काम करूँगा। तो मैं पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, ना कि ऊपर से बताया। तो कहा ठीक है बोलो। बोले बेटा अगर इनकार कर देंगे तो हमारा जुबान बेकार हो जाएगा। बोले नहीं, अगर हमारे लायक करने लायक होगा मैं दूंगा, जरूर करूँगा काम। तो बोले इसमें से थोड़ा सा ये 65 एकड़ का बगीचा था, यानी 320 सवा 300 के लगभग में बीघा। तो बोले थोड़ा सा जगह दे दो इसमें जमीन। वो तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? ये मैं राजा होकर के तुम हमें जमीन बेचो? क्यों सुबह तुमको ऐसा बोलना उचित है, जगह नहीं मिलेगा। बोले एक बार कहा, दो बार कहा, 3-4 बार जब उसने कहा नहीं दे दो दे दो, उसने नहीं किया। तो बोले ये संदेश मेरा अगर दुनिया में जाएगा कि राजा प्रसेनजीत का बेटा अपना जमीन बेचना शुरू कर दिया, तो क्या वो डराव हुआ या कोई और कहे कोई 2 नंबर का धंधा करने लगा, इसी वजह से तो सब लोग सोचते हैं। तो इसलिए हमारी बदनामी हो गई। जहाँ मैं सर ऊंचा करके बैठता हूँ हमारा सर नीचा। बोले नहीं बेटा थोड़ा सा। तो बहुत सच्चाया, फिर उसको लग गया गुस्सा। तो गुस्सा जब लगने के बाद में उसने कहा कि सुगत ये जमीन वो खरीद सकता है जो सोना चांदी से बिल्कुल बराबर जमीन पर जितनी आवश्यकता है उतने तो बिछा देगा जमीन का। तो बोले से आपका शर्त मंजूर है? व्यापारी अनाथ जिंदग ने कहा आपका शर्त मंजूर है मुझे। वो तो गुस्सा से चला गया कि ये व्यापारी होकर के हमारा जमीन खरीदेगा। उसने कहा आपका शर्त मंजूर है। तो चला गया अपने मकान और सुधा सेठ ने नौकर चाकर जितने हित अनहित जितने आरोप खरोप के सब एक बैग लगा दिया। और वहाँ अंगुली में जो आप दाहिने साइड में देखा 3 गड्ढा है सामने, जब जीना से चढ़ेंगे तो सामने 3 गड्ढा, जैसे ये गड्ढा है वही उसका खजाना था। एक बार का लाया हुआ 64 एकड़ में बिछा दिया, दक्षिण साइड से शुरू किया और बहुत साइड था। और कैसे बिछाया ये भी बता दूं। जैसे ये ईंटा है, ये ईंटा तो इस पे डोढ़ा चढ़ा दिया कि जमीन एक फुट नहीं, इसके अंदर एक चींटी, सब लोग आओ इधर, एक चींटी तक नहीं जा सके इसमें, और डोढ़ा लगा। तब तक सुबह हुआ, नौकर चाकर कार करने के लिए आए तो देखे इसमें सूर्य की किरण निकल रही थी। तो ये एकदम बिल्कुल सोना चांदी तो वैसे चमक रहा, बहुत चमक श्रावस्ती बोधि वृक्ष। पुरातत्व बोधि वृक्ष श्रावस्ती।